हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है जंतुओं में जनन। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या होता है। अपना समय गवाए बिना इस वर्कशीट को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। याद है ना आपको, मैंने पिछली वर्कशीट में समझाया था कि निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है, यानी दोनों के जो युग्मक हैं वो मिल जाते हैं और उनसे युग्मनज बनता है। फिर भ्रूण का विकास कैसे होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज तो बन जाता है जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। और ये कोशिकाएं तब समूह बनने लगती हैं जो शरीर के ऊतकों, विभिन्न ऊतकों और अंगों के रूप में भी विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को ही भ्रूण कहा जाता है। ये अभी चित्रों के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये निषेचन होता है, फिर निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, यानी दोनों के संलयन से युग्मनज बनता है और फिर ये भ्रूण के रूप में परिवर्तित और विकसित होने लग जाता है। इसके बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, यानी गर्भाशय में वो रोपित हो जाता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है, विकसित होता जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है और यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि इसमें विकसित हो जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। यानी यही भ्रूण धीरे धीरे इसके अंदर शरीर के अंगों का भी विकास होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। यानी गर्भ वह अवस्था होती है जिसमें भ्रूण के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर दिखा भी रखा है कि किस तरीके से क्या क्या होता है। यहाँ पर एक एक फिगर में आपको दिखा रखा है कि जो भ्रूण है वो किस तरह से गर्भाशय में आरोपित हो जाता है और धीरे धीरे जब वो विकसित होता है माँ के गर्भ में तो वो उसके शरीर के अंग भी बनते जाते हैं, सिर, आँख, कान, हाथ, पैर सब वो बनते जाते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होती है। और फिर क्या होता है कि जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। इस तरीके से शिशु का जन्म होता है। ये जनन प्रक्रिया इस तरह से पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब हम स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और मेरे साथ उसको समझते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखिए। तो देखिए, इस तरह से आप टेबल बना के लिखेंगे, आपको हमेशा याद होगा। तो एक तरफ लिखना है युग्मनज और एक तरफ लिखना है गर्भ। देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यानी निषेचन प्रक्रिया के बाद ही युग्मनज बनता है जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। लेकिन गर्भ क्या होता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। युग्मनज में क्या होता है? शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती। जब युग्मनज बनता है उसमें कोई शारीरिक अंग नहीं होते, लेकिन गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है और यही गर्भ और युग्मनज में अंतर भी है। फिर दूसरा प्रश्न, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? रोपण किस में होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। गर्भाशय में ही फिर वो आगे रोपित होकर शिशु में विकसित होता है। फिर इसके बाद है परिभाषित करें। दो शब्द हैं, भ्रूण और गर्भ। देखिए, भ्रूण क्या होता है? युग्मनज बार बार विभाजित होकर गोले में बदल जाता है, कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। और गर्भ क्या होता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न, सही या गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। बिल्कुल सही बात। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही एक युग्मनज बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक भ्रूण एक
एकल कोशिका से बना होता है? नहीं, अभी मैंने आपको समझाया वो कोशिकाओं के समूह से बनता है, तो ये गलत है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।